है। सर, अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर, आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते, ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। आप लोग का तर्क रखने का समय बोलिए, बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज में ठीक नहीं हो, अब आवाज में ठीक से नहीं जाएगा, आप क्या चीज को जवाब देंगे? सर इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहले एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया थंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right.
The duties of a Mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए, मंदिर का भी इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। सर, 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे। इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने की, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारे देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्त क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्त वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेप अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिसर का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा,
2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, एक एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक ऑफिसर को मिलाकर के एक चेयरपर्सन, एक एमपी, एक एमएलए, 4 मेंबर्स फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, 2 members with professional experience, 1 member of bar council and joint secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्त एक सर हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वर्क मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था इसमें वर्क लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट, बच्चों का राइट और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 तक 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या तो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है, हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है, उसको आप कैसे वो प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए? ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों आना चाहिए आप लोग बताइए? इसलिए सर इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपने दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में
वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज का ये वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अपने वामसी पोर्टल में, हमारे मंत्रालय के वामसी पोर्टल में हमने रिकॉर्ड देखा है। सचर कमेटी जो आपने बनाया है 2006 में, उन्होंने भी ये बारे में काफी डिटेल में जिक्र किया हुआ है। सर 2006 में 4.9 लाख वर्क प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था मैं बता दो आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वर्क प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकते हैं हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकता अध्यक्ष। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। इसलिए सर आप लोग भी, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी वक्त के बारे में जानना था, हमारा वामसी पोर्टल को क्लिक करके आप लोग देखिए। सर आज वो 4.9 लाख से बढ़ करके टोटल वक्त प्रॉपर्टी बन गया है 8.72 लाख। हमारा देश में वक्त प्रॉपर्टी बन गया है। और आप कल्पना कीजिए 8.72 लाख प्रॉपर्टी वक्त का है, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता तो हमारा मुसलमानों का ही नहीं है, देश का तकदीर बदल जाएगा। इतना प्रॉपर्टी हमारे पास, अब समझिए चीज को। सर मैंने अभी कई राज्यों का दौरा किया अध्यक्ष महोदय, मैंने कई राज्यों का दौरा किया। मैं एक एग्जांपल आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहां वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उसमें क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था। और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया। और उसके वजह से वह काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं। इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए, 1 साल के अंदर में इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट क्या होता है मैं ही आप लोगों को बता दूंगा। सर वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशन है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया। हमने यहाँ इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी के बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी के बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं। उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और
कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी चीज है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। उसके बाद एम्पावरमेंट, कैसे एम्पावरमेंट होने वाला है? मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आगाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स है जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूं। और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए, आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। इसलिए आप लोग संदेह में मत रहिए, एफिशिएंसी को हमने बढ़ाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा, कोई छुप के अंधेरे रातों में वर्क क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, ट्रैकिंग होगा, निगरानी रखा जाएगा, कंप्लायंस का प्रावधान है, और जो मैनुअल हाथों से जो गलत होगा उसका भी करेक्शन करने का प्रावधान है। ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है उसका भी समाधान हमने पूरा बिल में तरीका बना के रखा हुआ है। और आखिर में इसका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए, तो ऑडिट का भी प्रावधान हम लोग राज्य सरकार को ऊपर में छोड़ रहा है, क्योंकि आखिर तो सर ये सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है। बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, सारा राज्य सरकार को ही करना है। इसलिए राज्य सरकारों को हम फुल अथॉरिटी देने के साथ साथ हमारा जो मंत्रालय है वो ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेंगे कि जो जो वर्क प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है उसका स्टेटस है वामसी पोर्टल से मिला करके हम लगातार टच में रहेंगे। इसलिए कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पावर हड़पने जा रहा है क्या, बिल्कुल सोचने का नहीं है। ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है और राज्य सरकारें ही इसका निगरानी में आगे काम करना है। उसके बाद सर जो पर्पस के लिए वर्क क्रिएट किया जाता है, बेसिकली 3 पर्पस होता है, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इनकम जनरेशन खास करके जो वेलफेयर काम है उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका भी इफेक्टिव गवर्नेंस का प्रावधान हमने रखा हुआ है। और साथ साथ सर मैं आपको इस उम्मीद के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि जो रिफॉर्म्स हमने जो लाए हैं और साथ साथ में जो प्रावधान कुछ बदलाव हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि डिटेल में तो मैं रिप्लाई तो करूंगा ही। इसमें अगर आपको लगता है कि हमको अगर इनकम जनरेशन करने के लिए, वर्क प्रॉपर्टी को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के माध्यम से रूल्स बनाएंगे, आपका सुझाव हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। क्योंकि आखिर तो प्रॉपर्टी देश का है, किसी का भी हो, उसको अगर अच्छा से चलाना है तो आप सुझाव देंगे तो हम तो पूरा वेलकम करेंगे उसमें। इसलिए आज मैं मेंबरों के साथ साथ
जो कई दरगाह है, कई मस्जिद के इमाम है, कई लोग जो मुझे मिले, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उसको डिटेल में मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम रिकॉर्ड में रखा है। कई अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं, वो भी हमने नोट करके रखा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अब आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये जो हमने एक डेफिनेशन में जो बदलाव लाया है, इस डेफिनेशन में बदलाव का सबसे बड़ा मतलब ये है कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर में अपना प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से गवर्न करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी का अलग तरीके से वक्फ करना, वो चलाना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, उसके लिए भी छूट दिया गया है। तो इसमें जो आप लोग बार बार कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी हम लोग किसी धर्म, किसी जाति का हिसाब से तो हम एमपी नहीं बने हैं, हम तो ऐसे सिटीजन होकर के एमपी बने हैं। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला हमको कहेंगे कि किरण रिजिजू मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म अलग है, तो कैसे होगा? मैं तो एज एमपी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जा सकता हूँ। उसी प्रकार से आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर। तो ट्रस्ट वाला कैसे कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मेरा जात का ही होना चाहिए? चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? ये तर्क को आप थोड़ा गहराई से सोचिए, क्योंकि ये बार बार कहा गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाद में तो बोलेंगे हमारे कुछ लोग हैं कि मुस्लिम का अफेयर्स में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहा है। अरे ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए ये प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको समझिएगा। उसके बाद सर, ये जो हमने जो 2013 के बाद कुछ बदलाव जो किए हैं, वक्फ बाय यूजर में कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है। कह रहा कि वक्फ बाय यूजर हटाने के बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। इस तरह का कई जगह में बोला है। मैं इसमें साफ साफ कहना चाहता हूं, हम लोग सब हर किसी ना किसी राज्य से आते हैं। वी ऑल बिलोंग टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वी आर टुगेदर। वी मे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वी आर ऑल इंडियन। ये अथॉरिटी राज्य सरकार को हमने कैसे दिया? जो प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यह बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए, क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज आप साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जिगर थाम के आप लोग सुनिए, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। इसीलिए सर, हम लोग तर्क पे जाइए,
पॉइंट पे जाइए। इसलिए दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि एक कोई भी मुसलमान जब वर्क क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुरक्षित करके ही आप वर्क क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, वर्क क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वर्क उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वर्क क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग इसको विरोध करेंगे ही। लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और या जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है, इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथोराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में। सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर के साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो, 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है ताकि ज्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा, आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ
बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो आपको मालूम है द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 विल नाउ अप्लाई टू द वर्क प्रॉपर्टी क्लेम्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एमिंग टू रिड्यूस प्रोलॉन्ग लिटिगेशन। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं एक कदम उठाया है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसमें तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से, अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारे देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो, देश भर में आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग तो सोचिए, अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में। आप कल्पना कीजिएगा अभी से। आप सोचिए, मैंने पिछली बार में बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में, उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज, यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं। इसी लाइन के साथ मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितने हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप लोग जब इस बिल को समर्थन करेंगे, मैं, हमारे वरिष्ठ नेता सब सदन में बैठे हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य काम करने का मौका दिया है, इस बिल को यहाँ रखने का मौका दिया है। करोड़ों गरीब मुसलमान बहने दुआ देने वाला है। दुआ में अकेला क्यों हो, ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन दीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। श्री
गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा, उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई। अध्यक्ष देखिए, शुरू हो गया सर। आप दे रहे हो अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे सर, इन्होंने हम शांति से सुनो। अरे सुनो, ये अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। आप ये कोई तरीका सर। एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, नहीं, एक मिनट बैठिए। ठीक है, बैठिए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के टोकने के लिए अलाउ नहीं किया है। वह आपने तो भाषण शुरू नहीं किया था। नहीं शुरू करने वाले थे, वह दूसरे विषय पर अपनी बात करना चाहते। आपके भाषण को नहीं काट रहे आप। नहीं, आपके भाषण को, वो तो अपनी बात कोई दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं। मेरा सर इतना कहना है कि हम लोग शांति से बैठ के सुनेंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दे। ऐसे आप आरोप ना लगाए, मेरा यही कहना है। आप तर्क बताइए कहां मिसलीड हुआ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा, और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा। और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य।
पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग। 2023 में सर सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया यह बिल? कहां से आया? सर, ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, सर मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल, इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा
कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं? क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है? इनका 3R1 जो आज इन्होंने हटा ही दिया है, R1 कहता है a work by user, but such work shall not cease to be a work by reason only of the user having ceased, irrespective of the period of such session. ये इसके हटाने की क्या जरूरत थी? ये हमारा बार बार विभिन्न जजमेंट के द्वारा ये पूरा वर्क बाय यूजर और इसके बारे में विभिन्न जजमेंट आए। सर दिस एक जजमेंट पढ़ना चाहूंगा। एम सिद्दीक, राम जन्मभूमि, Muslim law does not require an express declaration of a waqf in every case. The dedication resulting in a waqf may also be reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of the waqif. तो ये बार बार ये सब विभिन्न जजमेंट के द्वारा वक्फ और ये जो पूरी इनकी जो परंपरा है, विभिन्न जजमेंट ने ताकत दी और आज यही विभिन्न क्लॉजेस के द्वारा जजमेंट्स को भी और हाईकोर्ट के ताकत को भी ये कमजोर कर रही है। सर बोले वक्फ क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस, चैरिटेबल। सर आज ये क्या कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम कर रहा है 5 साल के लिए वही आ सकता है जो इनका 3RA है, और जो सेक्शन 104 था, आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने कहा कि क्लॉज 9C में ये कहते हैं कि 2 महिला को हम ये इंक्लूजन कर रहे हैं? ये पहले भी था सर। अगर आप 1995 एक्ट पढ़े तो ये पहले भी था, उसमें ये भी था कि 2 से ज्यादा सदस्य महिला हो सकती थी। इन्होंने तो 2 पे ही कैप कर दिया। ये पहले से ही था, ये सिर्फ दिखावा। और इनका 3R4 में जो ये विशेष रूप से विडो, डिवोर्स वुमन और ऑर्फन की बात करते हैं, ये पहले भी था सर। ये पहले भी जो 3R है जिसमें वेलफेयर की उल्लेख है, उस वेलफेयर एंड अदर पर्पसेस में विडो, डिवोर्स वुमन एंड ऑर्फन पहले से ही उसमें समा जाता है। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है, इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान है, वो चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो। सर रिफॉर्म की बात करते हैं, सर इनका क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी है, माना कि कोई भी कानून इस देश का, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कहीं कहीं प्रदेशों में खामियां हैं, वो चाहे केरल में हो, आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, लेकिन सर आप चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल और अच्छी तरीके से चले, और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड वो और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव हमारे तरफ से यह सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय
आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। आज ये बात करते हैं कि ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? इन सेक्शन 52A ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, इन सबसेक्शन 1, फॉर द वर्ड्स rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. डाइल्यूट कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इंप्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। बार बार ये बिल सर, इतना संशोधन की जरूरत है। ये मैं नहीं कहता कि संशोधन की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने बार बार इसका जिक्र किया कि ये बिल कितनी बार इसका संशोधन हुआ। इसकी शुरुआत आप जहां से भी पकड़े, आप 1810, 1817, उसके बाद 1954, 1984, 1995, सच्चर कमेटी, रहमान कमेटी 2003। संशोधन चाहिए सर। मैं नहीं कहता कि हम संशोधन के विपक्ष में नहीं, लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल का रूपायन, जिससे बिल और ताकतवर बने। और इन्होंने ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे बिल से इस देश में और यहां पे समस्या बढ़ेगी, और मसले बढ़ेंगे, और लिटिगेशन होगा। सर ये इनका क्लॉज 40A पढ़िए सर। इनका क्लॉज 40A, सेक्शन 107, on and from the commencement of the Waqf Amendment Act 2025, the Limitation Act 1963 shall apply to any proceedings. सर इससे पहले आप जितने बार भी आप इतिहास में जाए, हर बार, क्योंकि ये वक्फ, ये जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया तब से ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पे कोई पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट है, जजमेंट इनके पक्ष में है। और आज बार बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक समस्या है। लेकिन आज ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे, यहां केस लगे। तो जो भी हमारे यहां पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। सर ये बात करते हैं कि किस तरह से ये इन्होंने बोर्ड का डाइल्यूशन किया है। क्लॉज 44, क्लॉज 44 कहता है कि ये जो सेक्शन 110 है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। सेक्शन 110 क्या है? सेक्शन 110 सर, पावर्स टू मेक रेगुलेशंस बाय द बोर्ड, ये पूरा हटाना चाहते हैं। उसमें क्या लिखा है पेरेंट एक्ट में? The board may with the previous sanction of the state government, मतलब राज्य सरकार की अनुमति के द्वारा बोर्ड कुछ नियम बना सकते हैं। इन्होंने पूरा वो हटाना की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉजेस F और G ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की पावर्स या जी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लॉज 43 पढ़िए, इसका सेक्शन 109, जिसमें क्लॉज 1A और क्लॉज 4 ओमिट करता है। सेक्शन 109 क्या है? सेक्शन 109 है पावर टू मेक रूल्स, द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इसमें भी आप ये कटौती लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉज 1A, क्लॉज 1A क्या कहता है? अदर पर्टिकुलर्स विच द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे कमिश्नर में कंटेन अंडर क्लॉज F। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कमिश्नर के पक्ष में कुछ नियम बना सकते हैं, वो पावर आप हटा रहे हैं। क्लॉज 4, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड बाय मींस ऑफ अ सिंगल वोट, आप ये हटा रहे हैं।
इलेक्शन की प्रक्रिया आप हटाना चाहते हैं और आप रिफॉर्म की बात करते हैं। सर आप ये देखिए 83(9) आज बार बार ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का कोई भूमिका नहीं है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वक्फ का जो ये एक ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आता है वही है, उसके बाद हाईकोर्ट पावरलेस है। ऐसी बात नहीं है। आप पेरेंट एक्ट पढ़िए। आप पेरेंट एक्ट में अगर सेक्शन 83 पढ़ेंगे, पेरेंट एक्ट में सेक्शन 83(9) उसके बाद क्या लिखा गया है? provided that a high court may on its own motion or on the application of the board or any person aggrieved call for and examine the records relating to any dispute and may confirm or reverse the decision. ये पावर हाई कोर्ट में पेरेंट एक्ट में है ही 2013 के संशोधन के बाद। तो क्यों बार बार आप ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है? अगर कहीं अन्याय हुआ है, अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट आपके पास पावर है कि कहीं अगर नाइंसाफी हो तो वो आपके पास सेक्शन 97 के द्वारा आप स्टेट बोर्ड को आप डायरेक्शन दे सकते हो। मैं पढ़ूं 97 directions 96 for the power of the central government to regulate secular activities of OCUF, powers 97 directions by state government subject to any directions issued by the central government under section 96. The state government from time to time give to the board such general or specific directions as the state government thinks fit. मैं जानना चाहूंगा, आपके बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं आपकी सहयोगी दल की भी सरकार है। आपने पिछले 10 साल में कितने बार इस सेक्शन 97 का आपने इसका इस्तेमाल किया? कहीं भी आप अगर नाइंसाफी हुआ तो कितने बार आपने सेक्शन 97 का आपने इस्तेमाल किया? उसका बोलिए, फिर जाके बोलिए कि ये जो पेरेंट एक्ट है ये कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है। अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधारना है, हमारी संवेदना है, वो चाहे केरला में मवम की बात हो, संवेदना है हमारी, पर आपके पास भी वो ताकत है। आपने कितने बार इस ताकत को आजमाया? सर आज आप देखिए कितनी दुख की बात। सेक्शन 64 क्लॉज 29 64 ये एक्ट सर क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? न्यू एक्ट में सेक्शन क्लॉज नंबर 29L, क्लॉज नंबर 29L में लिखा है कि अगर is a member of any association which has been declared unlawful under the Unlawful Activities Prevention Act 1967, यू आपने लाए, ठीक है, आप कहीं रिग्रेस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप यूआपा का संशोधन लाना चाहते हैं। आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये यूआपा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में है, या सिर्फ इसी बिल में है, या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी यूआपा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर
आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थ्योरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है। सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge, to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past, and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है. तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है. जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है. सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है. ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है. मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है. पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है पढ़ लेते हैं. आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे. और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया. ये किस प्रकार का, हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर. पूरी तरीके से वोटिंग हो गई. एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें. सर इन्होंने जेपीसी की बात की. अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता. इन्होंने उल्लेख किया, इसलिए मैं करना चाहता हूं. इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में. सर ऐसे भी लोग आए जिनको वक्त को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर. ऐसे भी आए सर. जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए उठा रहे हैं सर. इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है. तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है. तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है. आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में नालसा जैसी यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है.
तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। सर मैं भी अपने, जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है, सर आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको अभामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप हमसे क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार का विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। श्री रविशंकर प्रसाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है। सर मैं विपक्ष की बात सुन रहा था, मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए लेकिन नहीं भी होना चाहिए, ये दोनों तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है, जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सच्चाई है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable member, please be seated. Honorable member, सर जरा लोगों को बैठा please be दें। seated. Honorable member, जरा बैठ जाए। Honorable member, मैं भी आग्रह करूंगा। see the back to the chair. Please be seated. वेणुगोपाल जी जरा मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई एम स्पीकिंग, काइंडली हैव सम अटेंशन टू मी। बैठिए। सर मैं ये कह रहा था कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं।
उत्तर प्रदेश में भी है, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं, उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? और सर, जहां तक सर सवाल है सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्त में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। अब सर धारा 25 की बात की गई सर। अब हमारे विपक्ष के उपनेता को मैं सुन रहा था, आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। सर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice। तो अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर मैं प्रावधानों पर आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर दूसरा सवाल आएगा सर, अच्छा आप अपने पारी का इंतजार करिए ना, यू आर ए वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, आई नो, वेट फॉर योर टर्न। सर बोलते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इस्लामिक लॉ के एक बहुत बड़े स्कॉलर मुल्ला लॉ ऑफ मोहम्मदन लॉ, इस किताब के मैं 3 लाइन कोट करूंगा सर। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, एम हिदायतुल्लाह जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था सर, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। और मैं इसके सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा सर। पैरा 202 मुतवल्ली, under the Mohammedan law, the moment a waqf is created, all rights property pass on the waqif and vested in the Almighty. The mutawalli has no right in the property belong to the waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager. तो मुतवल्ली साहब ये 8 लाख की प्रॉपर्टी के खाली मैनेजर हैं, और क्या हो रहा है? तो क्या सरकार खामोश है? अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी। सर कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर इस बहस में, जो उठना चाहिए कि 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका, गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े,
तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर, इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। सर, बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं सर। याद करिए, शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि शाहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। यही लोग हैं। और सर, उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था। मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर, आज जब मैं शाहबानों पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे। उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, कहे तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। ये भी हमने देखा है ना सर। शाहबानों के बाद यात्रा आती है साराबानों तक सर, 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेकर सर इतनी परेशानी थी, मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में। और सर, मैं हाउस में आज कहना चाहता हूं, 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया, ताकि मामला लटकता रहे। और आज सर, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब 14 में सरकार आई, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था, तो फाइल आई कि सर का जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है। तो मैं गया प्रधानमंत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा जाओ कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ कि नरेंद्र मोदी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का खड़ी है। सर, आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, बोर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत करिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय 3 तलाक नहीं दोगे, ये शर्त रखोगे। सर, याद करिए, कानून बना, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, उकसाने का काम किया। ये भी, और ये लोग सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। जब तीसरा मामला धारा 370 की समाप्ति का, यही बिल आया था ना सर, माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया। आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर, याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक में तिरंगा लहराता है, भारत माता की जय बोलते हैं। सर, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सर, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं सर? मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, और बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं सर, एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर, आप याद करिए, मैं कहना चाहता हूं, सीए पर क्या क्या तूफान खड़ा किया गया। आप
जो बाहर से हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको भारत लाया गया, उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया और आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है सर। अच्छा जरा आप अरे धर्मेंद्र जी कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते, यही समस्या है। सुनिए सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है सर, और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूं। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं, जितना हिंदुओं का उतना आपका है, कोई शक नहीं है, लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर ये है तो ये देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसे। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है, पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी देखिए आप। और सर एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए, राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके, उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है समझिए अखिलेश बाबू। और हमको आप इतना आलोचना करते हैं,